हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत करता हूं मैं, आपका शिक्षक, आपका भाई मुकेश सर, यूपी बोर्ड के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है क्लास 12th की फिजिक्स में और स्वागत है आज की इस क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार सभी लोग आ जाओ, फटाफट लाइव हो जाओ आज की क्लास में। बेटा, आपकी क्लास 12th की फिजिक्स की जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। पहले चैप्टर से शुरू करने जा रहे हैं। हमने बेसिक पढ़ा दिया, बेसिक मैथ्स पढ़ा दी, वो टॉपिक पढ़ा दिए जो क्लास 12th और 11th से रिलेटेड होते हैं। आज से शुरू करने जा रहे हैं आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर। और भैया, पहला चैप्टर बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक का मतलब, अगर ये चैप्टर तुम्हें समझ में नहीं आया तो अगले आने वाले 2-3 चैप्टर तक तुम्हारा रोना धोना लगा रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, अपने हर उस दोस्त तक पहुंचाएंगे जो 2026 की बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना चाहता है, क्योंकि हमारी परंपरा रही है यहां से टॉपर बनाने की, और उस परंपरा को बेटा हम लगातार निभाते चले आए हैं, निभाते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, अपने हर दोस्त तक पहुंचाएंगे। और आज की इस क्लास को हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। हम बेटा कॉन्सेप्ट पर भरोसा रखते हैं, हम केवल और केवल क्वालिटी पर भरोसा रखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप तक आवाज आ रही होगी और बेहतरीन तरीके से आवाज एक बार मैं चेक कर लूं। सही है भाई? बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आवाज आ रही है। वाह, क्या सीन है, बहुत सही, बहुत शानदार। सर मेरा क्लास 12th हो गया। तो बेटा, क्लास 12th के बाद भी तो आपके मुकेश भैया ने आपके लिए सारी व्यवस्था कर दी है है ना? चलो भाई, कोई बात नहीं, एक बार सभी लोग आ जाओ। सभी लोग आ गए भाई। सभी को गुड इवनिंग बेटा, सभी लोग आ गए। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं नाम ले लूं, श्वेता, सोनी, बैक, हरिओम, गंगा, प्रकाश, बहुत सारे बच्चे। अब तुम लोग के नाम इतने ज्यादा हैं, नहीं ले पाऊंगा, ठीक है? चलो, तो क्लास 12th की फिजिक्स बेटा हमारी इस चैप्टर से स्टार्ट होती है। और एक बात बता दूं बेटा, आपको जो मेहनत करनी है वो फिजिक्स पार्ट 1 में करनी है, अच्छे से जो मेहनत करनी है। और शायद इसी वजह से पहले पार्ट की फिजिक्स की स्थिति देख करके बच्चों को डर लगने लगता है। सेकंड पेपर फिजिक्स आसान होती है, फर्स्ट पेपर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि इसमें आपको जमकर थ्योरी मिलने वाली है, जमकर न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं, जमकर डेरिवेशन मिलने वाले हैं। और डेरिवेशन न्यूमेरिकल बेटा वही बच्चा कर पाता है जो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ता है, ठीक है? आज हमारा पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज की क्लास को बेटा हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। आपने फिजिक्स में आज तक कुछ नहीं पढ़ा है तो हम आपके साथ हैं, हम आपको फिजिक्स समझा के मानेंगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक है? एकदम बेसिक से शुरू करने वाले हैं। और पढ़ के देखना बेटा, पढ़कर देखना कि आपको फिजिक्स ऐसी कहीं पर मिली या नहीं मिली, ठीक है जी? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की शानदार सी क्लास को। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप जान लीजिए आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स की अगर बात करूं तो बेटा पहली यूनिट जहां से हमारी फिजिक्स शुरू होती है उस यूनिट का नाम होता है वैद्युत, यानी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत हमारी फिजिक्स क्लास 12th की पहली यूनिट है। अच्छा, ये काफी बड़ ब्रॉड है, तो इस वजह से इस यूनिट के अंदर भी 2 यूनिट बनाई गई हैं। पहले आप इसे समझ ले कि वैद्युत को आपको कितने खंडों में कैसे कैसे पढ़ना है। ये सारी चीजें बेटा आपको समझनी है पहले ध्यान से, ठीक है? मैं आज आपके कमेंट बेटा मोबाइल में ही पढ़ पा रहा हूं, सामने मेरी स्क्रीन थोड़ा सा वहां पे मुझे दिख नहीं रहा कि कितने बच्चे मुझे देख रहे हैं या किसके किसके कमेंट आ रहे हैं, ठीक है? तो मोबाइल में पढ़ लूंगा, लेकिन कमेंट से ज्यादा हम लोग पढ़ाने पे ध्यान देंगे। चलो, तो वैद्युत इलेक्ट्रिसिटी बेटा, इलेक्ट्रिसिटी को 2 पार्ट में बांटा गया है, यानी वैद्युत की 2 शाखाएं होती हैं। पहली शाखा मेरे बच्चे जिसका नाम है स्थिर वैद्युत की। ध्यान समझना, पहले इसका मतलब समझ लो, ठीक है? हर शब्द का अपने आप में एक मतलब होता है, अगर उसे समझ गए तो तुम्हारे अंदर बेटा सीन बन जाएगा और फिर तुम कहोगे वाह क्या सीन है। स्थिर वैद्युत की, जिसको अंग्रेजी में बेटा हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है? स्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका भी मतलब होता है, समझो, मतलब में मतलब निकाल दूंगा। ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो एक अलग वर्ड है, स्टैटिक्स एक अलग वर्ड है।
इलेक्ट्रो अलग वर्ड है, स्टैटिक्स अलग वर्ड है। स्थिर वैद्युतिकी की अंग्रेजी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। स्टैटिक्स माने होता है बेटा रुका हुआ, विराम में। इसका मतलब क्या होता है? रुका हुआ, या हम इसका मतलब कहें विराम में। कैसे बेटा? विराम में। कोई चीज जब स्थिर होती है, रुकी हुई होती है, तो उसे हम स्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है जी। इलेक्ट्रो माने क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रो माने होता है चार्ज। और चार्ज माने क्या होता है बेटा? चार्ज माने होता आवेश। ठीक है, चार्ज माने होता आवेश। तो जब आप रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ते हैं, विराम में स्थित आवेश के बारे में पढ़ते हैं, उस शाखा को नाम दिया गया है स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। समझ में बात आई? तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे होंगे, तो उस समय जो चार्ज होगा, जो आवेश होगा, वो रुका हुआ होगा, कहीं पर स्थिर रखा हुआ होगा। यानी आपको इस शाखा के अंतर्गत रुके हुए आवेश का अध्ययन करना है। ऐसे आवेश को रख देना है और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। वो कहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, वो दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर वैद्युतिकी में। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत बेटा आपके फिजिक्स के दो चैप्टर आते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो आपका है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो आपके फिजिक्स का पहला चैप्टर है। दूसरा जो चैप्टर है स्थिर गलत टाइप कर दिया मेरे कंप्यूटर महोदय, तुम्हारा यही हाल होगा। ठीक है, दूसरा चैप्टर बेटा जो है जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता तथा धारिता, ये दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी के रिगार्डिंग। तो ये जो दो चैप्टर हैं, ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत पढ़ने हैं। इसका मतलब है इन दो चैप्टर के दौरान आप चार्ज को ऐसे रख दोगे, स्थिर होगा और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आप पढ़ रहे होंगे। जो इसका दूसरा भाग है, वैद्युत की दूसरी शाखा है, उस शाखा का नाम है बेटा विद्युत चालन। विद्युत माने मैंने आपको बताया आवेश होता है, चालन माने गति करता हुआ, चालन माने गति करता हुआ। समझ में आ रही ना बात? यानी इस शाखा के अंतर्गत बेटा आप पढ़ते हैं गतिमान आवेश के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं प्यारे? गतिमान आवेश के बारे में पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत? विद्युत चालन शाखा के अंतर्गत। इसमें केवल आपका एक चैप्टर है, वो है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 वैद्युत धारा। चैप्टर नंबर 3 वैद्युत धारा बेटा हम लोग पढ़ते हैं विद्युत चालन वाली यूनिट के अंतर्गत। यानी जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे, इस शाखा के बारे में पढ़ रहे होंगे, इस शाखा के अंतर्गत चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, तब हमारा आवेश गति कर रहा होगा। क्लियर है? इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी मेरे भाई, बहुत आराम से समझो। तो हमारी जो यात्रा शुरू होने वाली है, हमारी जो जर्नी बेटा शुरू होने वाली है, वो शुरू होने वाली है चैप्टर नंबर 1 से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो क्या नाम है भैया? चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यह हमारे फिजिक्स का पहला चैप्टर है। यहां से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, चलो भाई। तो पहले चैप्टर में बेटा ये आपके टॉपिक होते हैं जिनसे आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, जैसे आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, मैं केवल उसकी चर्चा कर लूं, आवेश की गणना के बारे में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर पूरी की पूरी तरीके से आवेश को समर्पित होगा, और आवेश से बेटा आपके एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आता है। अब आप कहोगे गुरुजी एक क्लास में आप 1 नंबर पढ़ाते हैं। हाँ जी, एक क्लास में 1 नंबर पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है बेटा क्लास 12th की फिजिक्स की न्यू है। पहले आपको आवेश के बारे में विस्तार से समझना होगा, उसके बाद अब इन सारी चीजों को समझोगे। ठीक है, तो आज हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं भाई।
यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो बेटा आगे हम लोग शुरू करें। एक बार आप कमेंट सेक्शन में बता दे बेटा कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है भाई, कमेंट सेक्शन में बताएं बेटा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फटाफट एक बार कमेंट करके बता दें। सर आप कब पढ़ाएंगे? बेटा मैं ही पढ़ा रहा हूं, है ना। आप कब पढ़ाएंगे पूछ रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आदमी हो तुम लोग। वैद्युत आवेश से हम लोगों को पढ़ना स्टार्ट करना है। वैद्युत आवेश क्या होता है मेरे भाई, बात को ध्यान से समझिएगा। आपके पास ये पेन है, आपके हाथों में पेन है, आप इस पेन को अपने सूखे बालों पर रगड़ो। सूखे बालों पर रगड़ करके अगर आप इसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाओगे तो उन कागज के टुकड़ों में एक अलग सी हलचल उत्पन्न होगी। वो इधर उधर भागने लगते हैं, कुछ इसकी ओर भागेंगे, कुछ इससे दूर भागेंगे, लेकिन उनके अंदर एक हलचल उत्पन्न हो जाती है। पहले मैं इस पेन को अपने बालों पर रगड़े बिना कागज के पास ले जाता था तब कागज में कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने अपने बालों पे ऐसे रफ किया, कागज के पास ले जाया गया तो उन कागज के टुकड़ों में क्या मच गई? हलचल मच गई। मतलब मेरे इस प्रकार से रफ करने से, इस प्रकार से रगड़ने से इसके अंदर एक खास गुण आ गया। ये जो पेन मेरे हाथों में आप देख पा रहे हो, इसके अंदर एक खास गुण आ गया। कौन सा गुण आ गया? कि कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, या कहूं उनके अंदर एक हलचल उत्पन्न कर देगा। फिजिक्स की भाषा में कहें कि ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगा या अपने से दूर भगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो बेटा ये इसके अंदर जो गुण आ गया, इसको रगड़ देने से इसके अंदर जो गुण आ गया, इस गुण का नाम है आवेश। आवेश क्या है? तो आवेश, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित या अनुभव करती हैं। वैद्युत बल बेटा क्या होते हैं? वैद्युत बल का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वस्तु को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो लगता है, ठीक है, वस्तु को रगड़ने के बाद, उस बल को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। बताइए ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? कोई दिक्कत बेटा? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? एक बार कमेंट करके बता दो। चलो, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? चलो, क्लियर है बेटा? हाँ जी। तो वैद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित करती हैं या उसका अनुभव करती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर हमने इसको ऐसे रफ किया, इसके अंदर कौन सा गुण आ गया कि ये वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगा। इस बात को समझ लेते हैं। बेटा कहानी बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा। कोई भी वस्तु जो होती है बेटा किसी ना किसी पदार्थ से मिलकर बनी होती है। कोई भी वस्तु जो है बेटा किससे मिलकर बनी होती है? किसी ना किसी पदार्थ से मिलकर बनी होती है। बहुत बेस लाइन पकड़ के चल रहा हूं, अगर थोड़ा सा भी बेटा दिमाग लगा के समझोगे तो सब समझ में आएगा। वस्तु किससे मिलकर बनी होती है? पदार्थ से। पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं बेटा? पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं प्यारे बच्चे? अणुओं से मिलकर बने होते हैं। बहुत बढ़िया। अणु किससे मिलकर बने होते बेटा? तो अणु जो है वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। हमारी जो कहानी है वो यहां से शुरू होगी। परमाणुओं से मिलकर के अणु बनते हैं, अणुओं से मिलकर पदार्थ बनते हैं, पदार्थ मिलकर के वस्तु बनाते हैं, है ना। तो कोई वस्तु जो है इसके अंदर परमाणु होंगे। अब मैं परमाणु के स्ट्रक्चर की बात करने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से बेटा समझिएगा। परमाणु में क्या क्या होता है? परमाणु के अंदर, परमाणु में एक नाभिक होता है। क्या होता है भैया? एक नाभिक होता है। ठीक है, अच्छा जी। नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं बेटा? ऐसी कक्षाएं होती हैं। नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं? ऐसी कक्षाएं होती हैं, वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जिनको हम लोग कोष कहते हैं, है ना। ये क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं, जिनको हम लोग बेटवा क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। कॉन्सेप्ट समझना है तो ध्यान से देखिए, ठीक है। ये क्या है भाई? भाई साहब ये नाभिक है। ये क्या है बच्चे? ये नाभिक है। नाभिक में कौन रहता है? न्यूट्रॉन व प्रोटॉन।
दो लोग रहते हैं। न्यूट्रॉन जिस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, ये हमारे परमाणु का स्ट्रक्चर है। पहली ये के कोष होती है, फिर एल कोष होती, फिर एम कोष होती, केमिस्ट्री में इतना पढ़े होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए मान लो। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 8 10 4 14। इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा जी, आपने सुना होगा वैद्युत रूप से कोई भी वस्तु हमेशा उदासीन होती है। उदासीन का मतलब होता है बेटा, किसी भी परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अगर इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर बेटा 14 प्रोटॉन भी होंगे, 14 प्रोटॉन भी होंगे। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है तो ये वस्तु उदासीन है। अभी बहुत शांति से बैठी हुई है, उदासीन है। ठीक है, मान लो ये हमारे पास ये जो परमाणु है ये किसी ऑब्जेक्ट ए का परमाणु है, मतलब किसी वस्तु ए का एक परमाणु है ये। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बेटवा हम मान लेते हैं हमारे पास कोई दूसरी वस्तु भी है। ठीक है, दूसरी वस्तु भी है, तो दूसरे वस्तु में भी यही कहानी चलेगी बच्चे, सेम यही कहानी चलेगी, है ना। इसका ये नाभिक हो गया, नाभिक में कौन कौन होगा भाई साहब? नाभिक में न्यूट्रॉन होगा और प्रोटॉन होंगे। फिर ये के कोष है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चे। ये के के बाद एल कोष है, इसमें मान लो 4 5 6 इसमें हो गए। ठीक है जी, इसमें बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हैं भाई? इस पे 2 और 4 2 6 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर 8 प्रोटॉन भी होंगे और इस प्रकार से ये वस्तु भी आराम से शांति से बैठी होगी। हम तुमसे क्या कहानी बता रहे हैं बेटा कि हम जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर ऐसे रगड़ देते हैं तो इसके अंदर गुण आता है। क्या ऐसा हो जाता है रगड़ने से कि वस्तुओं के अंदर ये गुण आ जाता है? आप समझो गौर से। तुमने कक्षा 11 में बेटा ऊर्जा के बारे में सुना होगा। ऊर्जा जो होती है वो एक संरक्षित राशि होती है, ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है ना तो ऊर्जा नष्ट की जा सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर केवल ट्रांसफर की जा सकती है। आपने ये पढ़ा होगा। आपने 2 वस्तुओं को आपस में ऐसे रगड़ दिया, 2 वस्तुओं को आपस में ऐसे रगड़ दिया। रगड़ने से क्या हुआ, ध्यान समझिए। जब आपने वस्तुओं को ऐसे रगड़ा तो आपने अपनी ऊर्जा खर्च की। फील करो बेटा, आपने अपनी ऊर्जा खर्च की। आपने जो ऊर्जा खर्च की वो ऊर्जा नष्ट तो हो नहीं सकती, वो कहीं ना कहीं एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगी। तुमने जो अपनी ऊर्जा खर्च की मेरे बच्चे ऐसे वस्तुओं को रगड़ने में, वो ऊर्जा इस वस्तु को मिल जाती है, वस्तु के परमाणु को मिल जाती है। परमाणु में सबसे पहले ऊर्जा लेने के लिए घर के बाहर बैठा है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ये बाहर बैठे हैं, है ना। जैसे हमारे घर के बाहर कोई बैठा हो, हमारे घर में कोई सामान आएगा तो बेटा वही तो लेगा ना, समझो गौर से। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है ये परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है। जब हम इनको दोनों को आपस में पकड़ के रगड़ दिए, अपनी ऊर्जा खर्च किए, तो हमारे द्वारा खर्च की गई ऊर्जा इस परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को मिल जाती है। किसको मिलती भैया? बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को मिल जाती है। और बेटा ये संसार का नियम है, कोई भी ऊर्जा पा जाता है तो शांति से नहीं बैठता है, वो उछल कूद मचा देता है ना। ध्यान समझिएगा क्या कह रहा हूं कि जब ये इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहां से अपनी कक्षा छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके, है ना, अपनी कक्षा छोड़ करके दूसरे परमाणु की कक्षा में चला जाएगा। अब यहां से मान लीजिए सपोज दैट 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। बेटा 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद भैया इससे 2 इलेक्ट्रॉन उसमें चले गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिली, है ना, थोड़ी सी ऊर्जा मिली, यहां से निकलकर वहां चले गए। तो बच्चों इस पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे बताओ? 12 बचेंगे भैया। पहले 14 थे, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, अब कितने बचेंगे बेटा? 12 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अच्छा जी, और प्रोटॉन कितने हैं भाई? प्रोटॉन तो वही 14 है बेटा।
ध्यान समझिए, 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद इस वस्तु के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई साहब। प्रोटॉन कितने हैं बेटा? 8 प्रोटॉन हैं। प्रोटॉन कितने हैं मेरे बच्चे? 8 ही हैं। अब देखो, जब हमने ये क्रियाकलाप देखा तो इसके बाद क्या दिख रहा है कि मामला बेटा डिसबैलेंस हो गया है। डिसबैलेंस इसलिए हो गया, यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कम है। जब मामला बेटा डिसबैलेंस हो जाता है तो वहीं से वस्तु के अंदर एक खास गुण उत्पन्न होता है जिसे हम चार्ज कहते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है बेटा ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ऋण आवेशित कण है। प्रोटॉन जो है ये धन आवेशित कण है। न्यूट्रॉन पर बच्चों कोई चार्ज नहीं होता है। तो जब आपने इस प्रकार का क्रियाक्रम किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के वहां गए तो इस पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए मतलब ऋण आवेश ज्यादा हो गया। इस कारण बेटा इस प्रकार से ये वस्तु जो है ये वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे बच्चे? वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। सॉरी, उल्टा बोल दिया, उल्टा सॉरी बच्चों, सॉरी। इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। यहां पे क्या है? प्रोटॉन ज्यादा हो गए हैं। प्रोटॉन ज्यादा हो गए हैं तो इस प्रकार से बेटा ये वस्तु धन आवेशित हो जाती है। भाई प्रोटॉन ज्यादा मतलब धन आवेश ज्यादा। धन आवेश ज्यादा तो वस्तु कैसी हो जाएगी? धन आवेशित हो जाएगी। ये वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब ऋण आवेश ज्यादा है। इस प्रकार से बच्चों ये वाली जो वस्तु है ये ऋण आवेशित हो जाती है। ये वस्तु जो है वो कैसी हो जाती है? ऋण आवेशित हो जाती है। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया होगा। तो आवेश कैसे आता है? तो अब आपके दिमाग में पूरी कहानी भर चुकी है कि जब 2 वस्तुओं को, ठीक है, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दूसरी वस्तु में प्रवेश करते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बेटा निकल जाते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, धनावेश ज्यादा हो जाता है और वस्तु धनावेशित हो जाती है। जी, दूसरी बात, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, धन ऋण आवेश ज्यादा हो जाता है, वस्तु क्या हो जाती है भैया? ऋण आवेशित हो जाती है। बताओ समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेटा बहुत बेस से पढ़ा रहा हूं और कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। तुम्हें चार्ज आया कहां से पहले ये समझो। सबको चार्ज की परिभाषा से नहीं पढ़ाया जाता। चार्ज आया कहां से पहले ये समझ जाओ, ठीक है? चार्ज बेटा आता है वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलने पर या वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने पर। किसी वस्तु में चार्ज उत्पन्न होने का कारण कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो भी आवेश आ जाएगा, धन आवेश आएगा। इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वस्तु में तो भी उस पर आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। बताओ इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अच्छा जी, अब ध्यान से समझिएगा, आगे समझिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है? यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको कुछ नोट पॉइंट कहता हूं जिसे आपको कॉपी में लिख लेना है। नोट पॉइंट कहता हूं बेटा जिसे आप कॉपी में लिख लें, ठीक है? आवेश को बेटा हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं। अब कोई मुझसे कहे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, बेटा जौन किताब तुम्हें पढ़नी है उस किताब में Q से लिखा है इसलिए Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका रीजन यही है, ठीक है? Q से, कैपिटल Q से लिखो चाहे स्मॉल q से, ये लड़ाई नहीं है, ठीक है? Q से प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। ये पॉइंट नोट होना चाहिए, नोट होना चाहिए, ठीक है? दूसरा पॉइंट बेटा क्या है? आवेश, आवेश व्युत्पन्न राशि है। कैसी राशि है प्यारे बच्चों? व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि है। अब आपसे कोई पूछे कि सर जी ये व्युत्पन्न राशि क्या होती है बच्चों? तो व्युत्पन्न राशि में वे राशियां होती हैं जो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं। मूल राशियां 7 ही होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, है ना? तो विद्युत धारा का जो फॉर्मूला है I बराबर Q अपॉन T से, तो आवेश का फॉर्मूला बेटा Q बराबर I इंटू टी।
जो आवेश Q है ना वो दो राशियों से I धारा और T समय दो राशियों से मिलकर बना है, इसलिए इसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। कैसी राशि कहते हैं बेटा? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यहां तक सारी चीजें बेटा आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं बेटा। अब दो पॉइंट जो मैंने अभी आपको समझाए हैं, आवेश धन आवेश होगा, दूसरा ऋण आवेश होगा। अच्छा जी, धन आवेश कब आता है? जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। ऋण आवेश कब आता है? जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन आता है, यानी वस्तु में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब इसे दो तीन लैंग्वेज में याद कर लेना। इलेक्ट्रॉन की कमी से, इलेक्ट्रॉन की कमी से बताओ क्या आता है? धन आवेश आता है, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन की अधिकता से, किससे भाई? इलेक्ट्रॉन की अधिकता से, अधिकता से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण कौन सा आवेश आता है? ऋण आवेश आता है। अच्छा जी, एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन जब बेटा निकलेगा तो द्रव्यमान में कमी होगी, कैसे? अरे मेरे भाई, एक इलेक्ट्रॉन के पास भी द्रव्यमान होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एक इलेक्ट्रॉन के निकलने का मतलब बेटवा बताओ क्या है? एक इलेक्ट्रॉन के निकलने का मतलब है कि इतना द्रव्यमान निकल गया है, इतना द्रव्यमान निकल गया, तो द्रव्यमान निकल रहा है, द्रव्यमान में कमी होगी। इलेक्ट्रॉन के आ जाने से मतलब है कि द्रव्यमान आ गया है। कितना आया है? एक इलेक्ट्रॉन के कारण इतना द्रव्यमान आया है, तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे? वृद्धि हो जाएगी। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बताओ समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट सेक्शन में बेटा बता दो, सभी लोग बता दो समझ में आ रहा। 11th बैच का कोर्स कब से यूट्यूब पर चलेगा? बेटा इस साल हम 11th क्लास के बच्चों का बहुत ध्यान दे रहे हैं। 11th क्लास के लिए हमने आज ही एक नया चैनल बनाया है, यूपी बोर्ड क्लास 11th विद्याकुल। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं उस चैनल पर बेटा इस साल एक ऐसा कोर्स बनाने जा रहा हूं, मैं खुद की बात कर रहा हूं कि फिजिक्स में ऐसा कोर्स जो बेटा अगले आने वाले 5 साल तक एक्सपायर नहीं होगा। अगले 5 साल तक वो कोर्स एक्सपायर नहीं होगा। आप एक वीडियो को 10 बार देखोगे, 50 बार देखोगे बेटा, वो आपको हमेशा अच्छी लगेगी, ठीक है। तो थोड़ा उसमें मेहनत लग रही है प्यारे बच्चों। यूपी बोर्ड क्लास 11 विद्याकुल हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। क्लास 11 के जो बच्चे उनको बता दीजिएगा। उस पर रिकॉर्डेड वीडियो बेटा बहुत जल्दी मिलेगी, ठीक है। बहुत जल्दी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगी, बहुत प्यारी प्यारी वीडियो मिलेगी, ठीक है जी। चलो मेरे प्यारे बच्चे, यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम बेटा बात कर लेते हैं आवेश का मात्रक। इस पर एक प्रश्न कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेता है, आवेश का मात्रक। तो आवेश के बेटा मात्रक क्या क्या होंगे? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे। Q बराबर फॉर्मूला है I इंटू टी, I इंटू टी ये फॉर्मूला है आवेश का। बताइए I क्या है? धारा है। I क्या है मेरे बच्चे? धारा है। धारा का मात्रक होता है एम्पियर, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। T समय है, इसका मात्रक होता है सेकंड। तो इसका पहला मात्रक हमारे सामने है एम्पियर सेकंड, ठीक है। अच्छा, दूसरा बेटा इसका एक मात्रक होता है जिसे हम लोग कूलाम कहते हैं, जिसे हम कूलाम कहते हैं। ये दोनों मात्रक एमकेएस प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों मात्रक एमकेएस प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। एम्पियर सेकंड या कूलाम, इसके दो मात्रक होते हैं। क्लियर है यहां तक? अच्छा, तीसरा बेटा इसका एक मात्रक होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट या होता है फ्रैंकलिन, या होता है बेटा फ्रैंकलिन, ठीक है, फ्रैंकलिन। ये दोनों मात्रक बेटा इसके CGS पद्धति के अंतर्गत होते हैं। दोनों मात्रक CGS पद्धति के अंतर्गत होते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है बेटा। इसका एक मात्रक होता है EMU, EMU, या इसका एक मात्रक होता है बेटा फैराडे। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये दोनों मात्रक किसी पद्धति में नहीं है ना, ये हमारे जर्नल मात्रक हैं, इनको किसी पद्धति में नहीं रखा गया है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, जो सबसे बड़ा मात्रक है वो होता है फैराडे। और एक फैराडे में जो होते हैं
वो 96,500 कूलाम होते हैं। ये प्रश्न कई बार बेटा आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया गया। एक फैराडे में मेरे प्यारे बच्चे 96,500 कूलाम होते हैं। क्लियर है? चलो यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही है। बेटा नोट्स बनाते रहना। देखिए मैं आप सबसे कहता हूं कि जो नोट्स बच्चे खुद से बनाते हैं उससे बेहतर नोट्स हो ही नहीं सकती है। हाँ बेटा 11th का कोर्स पूरा यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है? पूरा 11th का कोर्स यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, ध्यान से पढ़िए, ठीक है? ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आगे चलता हूं। अगर आप इसकी विमा निकालेंगे, आवेश की विमा आप निकालेंगे, व्युत्पन्न राशि, इसकी खुद की कोई विमा नहीं है, आई इंटू टी। आई धारा है, इसका विमीय सूत्र बेटा ए होता है, और टी समय है, इसका विमीय सूत्र टी होता है। तो इसकी विमा जो होती है वो टी ए होती है। इसकी विमा जो होती है प्यारे बच्चों वो टी ए होती है। क्लियर है? अच्छा जी आगे चलते हैं, ध्यान से समझना मेरे बच्चे। कुछ आवेश के गुणों को और समझना है। आवेश अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब बेटा इसमें दिशा नहीं होती है। भाई साहब ये गुण है और गुण की कोई दिशा नहीं होती है। मेरे अंदर गुण है पढ़ाने का, बच्चों ध्यान से सुनो, मेरे अंदर गुण है पढ़ाने का, तो मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं केवल पूरब दिशा के बच्चों को पढ़ाऊंगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के बच्चों को पढ़ाऊंगा। नहीं भाई, मैं उत्तर प्रदेश के हर बच्चे को पढ़ाऊंगा, वो चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश का बच्चा हो, चाहे वो पश्चिमांचल का बच्चा हो, चाहे उत्तरी उत्तर प्रदेश का बच्चा हो, चाहे दक्षिणी उत्तर प्रदेश का बच्चा हो, सभी दिशाओं में पढ़ाऊंगा। कोई व्यक्ति चोर है तो उसके चोरी करने की कोई दिशा नहीं है। वो अपने घर में भी चोरी करेगा, अपने पड़ोस में भी चोरी करेगा, रिश्तेदारी में भी चोरी करेगा, हर जगह चोरी चमारी करेगा ना। तो बेटा गुण जो होता है उसकी कोई दिशा नहीं होती है। ये गुण है और गुण की कोई दिशा नहीं होती है। अगला पॉइंट में बेटा पहले आपसे डिस्कस करूंगा कि आवेश संरक्षित रहता है। संरक्षित राशि है आवेश। आवेश कैसी राशि है भैया? आवेश संरक्षित राशि है। अब इस बात को बेटा मैं क्यों कह रहा हूं कि आवेश संरक्षित राशि है? आपने अभी देखा है, मेरे बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात को आप सुनिएगा, सारी चीजें बेटा नीट एंड क्लीन क्लियर होंगी। मैंने आपको दिखाया जैसे एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, हम दोनों को आपस में रगड़ देते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में प्रवेश करते हैं। यही पूरी कहानी है, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कुल मिला के। अंग्रेजी में थोड़ा बोल दिया बेटा, है ना, दुखी मत होना। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहां पर प्रवेश करेंगे, ये वस्तु धनावेशित, ये वाली ऋणावेशित। भैया अगर हम कहें कि इस पे 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन थे, इस पर 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन थे, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो यहां पर 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 प्रोटॉन है। देखिए प्रोटॉन कभी नहीं निकलता है। प्रोटॉन बेटा किसी भी परमाणु के, प्रोटॉन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लूं, प्रोटॉन किसी भी परमाणु के नाभिक में होता है, और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को नाभिकीय बल से बांधे रहते हैं। नाभिकीय बल इतना प्रबल बल है कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर पाना या नाभिक के अंदर से प्रोटॉन खींच पाना किसी माइक लाल में दम नहीं है। बात समझ में आ रही है? नाभिक से प्रोटॉन खींच पाना बेटा ये किसी माइक लाल में दम नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ध्यान दीजिएगा कि प्रोटॉन नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन केवल जाते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन। इस पर एक इलेक्ट्रॉन आया है, तो एक इलेक्ट्रॉन आने से बेटा 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन प्रोटॉन 10 है। देखिए जब हमने दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा नहीं था, जब हमने दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा नहीं था, तो 12, 10, 22 इलेक्ट्रॉन थे। दोनों के मध्य की बात कर रहा हूं, दोनों के मध्य कुल 22 इलेक्ट्रॉन थे, और 12, 10 कुल मिला के बेटा 22 प्रोटॉन थे। रगड़ने के पहले दोनों को मिला करके 22 इलेक्ट्रॉन और 22 प्रोटॉन थे। रगड़ने के बाद का क्या सीन है ध्यान से देखिए। जब दोनों को आपस में रगड़ा, इलेक्ट्रॉन निकले दूसरे में गए, ठीक है, तो देखिए क्या सीन है। 11, 11, 22 इलेक्ट्रॉन है और 12, 10, 22 प्रोटॉन है। बताओ मेरे बच्चे,
जितने कुल इलेक्ट्रॉन पहले थे उतने कुल इलेक्ट्रॉन अभी भी हैं, जितने कुल प्रोटॉन पहले थे उतने कुल प्रोटॉन अभी भी हैं। बताइए क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। संरक्षित रहता है का मतलब है कि दोनों के बीच में कुल आवेश संरक्षित होगा। एक का नहीं संरक्षित है, ध्यान दीजिएगा, एक का संरक्षित नहीं है मेरे भाई। दो के बीच, दो के बिना आवेश आएगा नहीं, दोनों के बीच में जो कुल आवेश होगा बेटा वो संरक्षित रहता है। मेरी बात समझ रहे हो? दो के बीच का बेटा कुल आवेश जो होता है वो संरक्षित रहता है। चलो समझ में बात आ रही बेटा? यहां तक सारी बात समझ में आ गई हो तो बता दो, मैं आगे बढ़ चलूं। क्लियर है सभी लोगों को? चलो भाई, बहुत प्यारी आवाज, आज मैं अपनी आवाज सुन रहा हूं अपनी ही सुनता हूं बेटा। चलो, संरक्षित रहता है, अदिश राशि है। 2 पॉइंट आपके क्लियर। अच्छा, एक पॉइंट और पहले क्लियर कर ले, चाल पर निर्भर नहीं करता है। चाल पर निर्भर नहीं करता है। बच्चों, आप किसी चार्ज पार्टिकल को यहां से प्रयागराज से बनारस लेके चले जाओ, जितना चार्ज वह भी है उतना चार्ज बनारस में रहेगा। अरे भाई, बैटरी आती है, सेल आता है छोटा वाला, सोचो कंपनी कहां से बना के भेजती है, तुम्हारे घर तक आता है क्या? तुम्हारे घर आते आते डिस्चार्ज हो जाता है क्या? हाँ, कहीं से कनेक्टेड ना हो। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो चार्ज है वो मूव करने से, गति करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है जब आप उसके भीतर से आवेश निकाल लो, उसको आवेश दे दो, उसके बगल में कोई वस्तु रख दो आवेशित, तो भी फर्क पड़ता है, ध्यान देना, है ना। लेकिन चाल पर निर्भर नहीं करता। 2 पॉइंट बेटा यहां पर ये वाले हैं, ये समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है, विपरीत आवेशों के बीच बेटा आकर्षण का बल लगता है। ये तो दुनिया का नियम है बेटा, ये दुनिया का नियम है, इसमें कुछ नया नहीं है। समान आवेश यानी जब 2 धन आवेश होंगे या 2 धन ऋण आवेश होंगे तो ये एक दूसरे को दूर भगा रहे होंगे। और वैसे भी ये दुनिया का नियम है बेटा, अगर कोई आदमी गरीब है तो एक आदमी अमीर है, वो दूसरे अमीर को अपने पास नहीं बैठाएगा, अमीर अमीर को दूर भगाता है। दुश्मनी होती, कट्टर दुश्मनी होती है, 2 गोली मार धाए 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 मार देते हैं, है ना तो 2 समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल होगा। 2 भिखारी कभी एक साथ भीख नहीं रह सकते बेटा। तुम्हें पता है भिखारियों की अगर मैं कहानी बताऊं तो जो भिखारी होते हैं ये कहीं से भी आते हैं, सुबह 5 7 बजे 8 बजे 9 बजे इनकी एक मीटिंग होती है। मीटिंग में डिसाइड होता है कि आज इधर पूरब दिशा के मोहल्लों में तुम मांगोगे, इधर पश्चिम दिशा के मोहल्लों में हम मांगेंगे। अगर एक ही मोहल्ले में दोनों भिखारी साथ में घुस जाएंगे तो एक भिखारी को शायद मिले और दूसरे भिखारी को हो सकता कुछ और मिले, है ना। तो कभी भी 2 भिखारी एक मोहल्ले में साथ में भीख नहीं मांगते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं। और विपरीत आवेश जो होंगे बच्चे, एक धन आवेश है दूसरा ऋण आवेश, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पास बुलाते हैं। हैं, समझ में बात आई भाई? क्लियर है ना? हाँ, यहां तक सारी चीजें मेरे बच्चे आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आगे चलता हूं। आवेशन की प्रक्रिया, आवेशन की प्रक्रिया को गौर से आप समझिए कि आवेशन करते कैसे हैं। आवेशन की प्रक्रिया को पहले आप गौर से समझिए, ठीक है। पहले आवेशन की प्रक्रिया को बेटा आप गौर से समझ लीजिए, ठीक है। एक सेकंड, हाँ जी, चलो क्लियर हो गया। आवेशन की प्रक्रिया का मतलब होता है बेटा मेथड ऑफ चार्जिंग। एक बच्चा मुंह बना के भेज रहा है, बेटा चंदन पाठक किस बात पर तुम इतना गुस्सा हो? तुम्हारे मैसेज शायद मुझे मिल जाए। बेटा मैं बहुत जल्दी बैच के अंदर भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, और लगातार मैं तुम्हें पढ़ा ही तो रहा हूं, सब तुम्हारा ही है। मेरा तुझको अर्पण बेटा, जितना भी है सब तुझे अर्पण है ना। चलो चंदन बेटा, तुम्हारा सवाल ना मुझे मिल रहा है। 11th कोर्स पूरा करेंगे बेटा, बिल्कुल 11th का पूरा कोर्स पढ़ाएंगे, रिकॉर्डेड पढ़ाएंगे लेकिन, है ना, क्योंकि लाइव में यही डिस्ट्रैक्शन होता है। जो मैं अभी तुमसे चर्चा कर रहा हूं, इट इज ए डिस्ट्रैक्शन,
अंग्रेजी बोल दिया, इसकी मीम ना काट दे कोई, है ना। चलो भाई, क्लियर है। चलो मेरे बच्चे, अब हम आते हैं आवेशन की प्रक्रिया। आवेशन के बेटा 3 मेथड होते हैं, 3 तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। पहला मेथड है मेरे बच्चे घर्षण द्वारा, जो अभी मैंने आपको बताया। एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ दो, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरे में प्रवेश करेगा। एक में वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, वस्तु धन आवेशित हो जाएगी। एक में वस्तु में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, वो ऋण आवेशित हो जाएगी। ये मेथड है बाई फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा। दूसरा मेथड होता है बेटा प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा, है ना। प्रेरण द्वारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा है, अभी मैं विस्तार समझाऊंगा, उसके बगल में कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को, हाईली चार्ज ऑब्जेक्ट को बगल में रख देने से इसका आवेशित हो जाना, ये जो मेथड है चार्जिंग का, इसे कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। तीसरा होता है बेटा चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। एक ऑब्जेक्ट के संपर्क में, एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसके संपर्क में कोई दूसरा वस्तु, दूसरा ऑब्जेक्ट लाने पर वो चार्ज हो जाए, इसे कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। आप बताओ आपका मोबाइल कैसे चार्ज होता है? मोबाइल ऐसे रगड़ के चार्ज करते हो? मोबाइल के बगल में दूसरा मोबाइल रखने से चार्ज हो जाता है। हालांकि आजकल ये वाला मेथड स्टार्ट हो गया, पता है तुम्हें, चार्जिंग बाई इंडक्शन, जो वायरलेस चार्जिंग है ना। बड़े बड़े आदमियों के फोन में होती है, जैसे मैं बड़ा आदमी हूं, तो मेरे फोन में है वायरलेस चार्जिंग है ना। इसको कहीं पे अगर रख दो ऐसे, कुछ चार्जर में होते हैं, तो ये अपने आप चार्ज हो जाता है। बड़ा आदमी हूं भाई, चलो तुम लोग तो मानो मैं बड़ा आदमी हूं तो प्रेरण द्वारा आवेशन। और तीसरा होता है बेटा चालन द्वारा आवेशन। तुम्हारा जो मोबाइल है उसमें से पिन लगाते हो ना, तब चार्ज होता है। तो तुम्हारा जो मोबाइल चार्ज होता है वो चार्ज होता है चार्जिंग बाई कंडक्शन। ठीक है, चलिए मैं इसमें बेटा घर्षण द्वारा आपको समझा चुका हूं, अभी अभी समझाया हूं, आज ही समझाया हूं। घर्षण द्वारा मैंने आपको समझा दिया है। अब हम 2 मेथड और थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, चार्जिंग बाई इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। ध्यान समझना, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल समय गंवाए हुए फटाफट आप समझ लेंगे इसे, 100% गारंटी। बेटा ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है, आपको पता है इसके अंदर धन आवेश और ऋण आवेश समान रूप से वितरित होते हैं। इसके अंदर धन आवेश भी है और इस वस्तु के अंदर ऋण आवेश भी है। देखो, कहानी सुनने के चक्कर मत पड़ो बेटा, कॉन्सेप्ट समझो, है ना। क्लास में केवल पढ़ाई की चर्चा होगी, इधर उधर की बकवास करना मैं नहीं जानता, ना करूंगा। ठीक है जी। ये एक कोई वस्तु है जिस पर धन आवेश भी है, ऋण आवेश है। और ध्यान देना, धन आवेश और ऋण आवेश वस्तु में समान रूप से वितरित होते हैं, समान रूप से वितरित होते हैं। हमने इसके बगल में, समझिएगा, इसके संपर्क में नहीं, इसके बगल में बेटा एक उच्च आवेशित छड़ रख दी जिस पर ढेर सारा धन आवेश है। उच्च आवेशित छड़ रख दी इसके बगल में जिस पर ढेर सारा धन आवेश है। मेरे बच्चे, जब आप इसके बगल में उच्च आवेशित छड़ रख दोगे जिस पर ढेर सारा धन आवेश है, तो इसके भीतर का जो आवेश है, जिसमें धन आवेश भी ऋण आवेश है, उसमें का ऋण आवेश आकर्षित होगा छड़ की ओर, इधर आएगा, और जो धन आवेश है वो उधर जाएगा। मतलब अगर लगातार इसके बगल में, अगर लगातार हमने इसके बगल में इस छड़ को बनाए रखा है, तो कुछ देर के बाद इस वस्तु में, कुछ देर के बाद बेटा इस वस्तु में सीन कुछ ऐसा होगा, ध्यान देखिएगा, सीन कुछ ऐसा होगा, क्योंकि भाई इसके अंदर क्या था, धन आवेश था, ढेर सारा धन आवेश है, ढेर सारा धन आवेश है। तो इस वस्तु का जो ऋण आवेश है, जो ऋण आवेश है वस्तु का, वो छड़ की ओर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर। और इसके भीतर का जो धन आवेश है वो इधर आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? बेटा समझ के चलोगे तो फायदे में रहोगे, और फायदे में रहोगे तभी तो कायदे में रहोगे, है ना। चलो, इतनी चीजें समझ में आई। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि आपको इसका जो दूसरा भाग है इसको अर्थ से कनेक्ट कर देना है, पृथ्वी माता से जोड़ देना है।
अर्थ से कनेक्ट कर देना है। और बेटा पृथ्वी जो हमारी माता है, इनकी क्षमता अनंत है। आवेश धारण करने की जो क्षमता है पृथ्वी की, वो अनंत है। आप इनको कितना भी बड़ा आवेश दे दो, पृथ्वी में समा जाएगा। आपने कभी देखा होगा 11,000 वोल्टेज की लाइन जा रही, तार जा रही है, वो अगर कहीं जमीन पे गिर जाए तो तुम्हें क्या लगता पूरी धरती में करंट फैल जाएगा? बिल्कुल नहीं भैया। जहां पर वो तार गिरता है उससे 50-100 मीटर दूरी के बाद उस करंट का मान 0 हो जाता है, उस चार्ज की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि वो उसका संपर्क किससे हुआ है? उसका संपर्क धरती माता से हुआ है। धरती माता की क्षमता अनंत है, धारिता अनंत है। कितना भी बड़ा आवेश होगा वो हजम कर जाएंगी। ठीक है, तो आप इसके इस पार्ट को बेटा अर्थ से कनेक्ट कर दो। जैसे आप इसके इस पार्ट को अर्थ से कनेक्ट करोगे तो इधर का ये जितना आवेश है ये शून्य हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अभी यहां पर समझा दूं। अगर बेटा ये धन आवेशित भाग होगा तो इधर से पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसके इस वाले भाग को न्यूट्रल कर देंगे। और अगर ये वाले भाग में ऋण आवेश होता तो इस वाले भाग का ऋण आवेश यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो पृथ्वी में समा जाते। आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न होता है, इस बात से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है जी, आप समझो। जब आपने इस वाले भाग को न्यूट्रल कर दिया, अब आप अचानक पृथ्वी का कनेक्शन हटा दो और इस वस्तु को यहां से हटा दो, तो ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर क्या हो जाएगा? इस पर ऋण आवेश ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि भाई धन आवेश इधर चला गया और आपने इसे भी हटा दिया, तो इसके भीतर बेटा ऋण आवेश क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और इस प्रकार से ये जो वस्तु है ये ऋण आवेशित हो जाएगी। ये वस्तु है बेटा कैसी हो जाएगी? ऋण आवेशित हो जाएगी। बताइए प्रेरण द्वारा आवेशन आपको समझ में आया कि नहीं? प्रेरण द्वारा आवेशन आपको समझ में आया कि नहीं? बेटा बहुत ध्यान से पढ़िए। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच बेटा प्रीति। ठीक है, हमें पढ़ाना आता है, अब आप लोग को समझ में आ जाए तो उससे बेहतर क्या है। चलिए जी आगे चलें बेटा, आगे चलें। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में? चलो अब हम लोग चलते हैं बेटा आगे। प्रेरण द्वारा आवेशन के बाद बेटा चालन द्वारा आवेशन आप समझ लो, बहुत जल्दी इसको भी समझा देता हूं। चालन द्वारा आवेशन भी कुछ ऐसा है। चालन द्वारा आवेशन, ये वस्तु है, ठीक है, जिसके भीतर धन आवेश है, जिसके भीतर बेटा ऋण आवेश भी है। दोनों आवेश है, धन आवेश भी है, इसके भीतर ऋण आवेश भी है ना। चलिए जी, अब मेरे बच्चे आपको क्या करना है? आपकी इसके संपर्क में उच्च आवेशित वस्तु को लाना है। क्या करना है जी? इसके संपर्क में उच्च आवेशित वस्तु को लाना है। ठीक है, मतलब आप इसके संपर्क में ये कोई उच्च आवेशित वस्तु लाए। मान लो एक ऐसी वस्तु लाए जिस पर ढेर सारा धन आवेश है। ढेर सारा क्या है? धन आवेश है। बात को समझिएगा। तो क्या होगा मेरे बच्चे? क्या होगा? इस लगातार अगर ये संपर्क में बनी रही, ये वस्तु लगातार संपर्क में मेरे भाई अगर बनी रही, ठीक है, ये वस्तु लगातार अगर संपर्क में बनी रही जिस पर ढेर सारा धन आवेश है, ठीक है, ये देखिए, तो इस वस्तु के भीतर का जो ऋण आवेश होगा, इस वस्तु के भीतर का जो ऋण आवेश होगा वो इधर की ओर आकर्षित हो जाएगा और जो धन आवेश होगा बेटा वो दूसरी ओर चला जाएगा। फिर वही काम करना है बच्चे, फिर वही काम करना है कि इसे अर्थ से कनेक्ट कराना है, इसे अर्थ से कनेक्ट कराना है, और इसे अर्थ से कनेक्ट कराने के बाद दोनों को अचानक हटा लेना है और वस्तु बेटा कैसी हो जाएगी? वस्तु इस प्रकार से ऋण आवेशित हो जाएगी। ये जो मेथड है इसको कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। क्लियर है? चार्जिंग बाई कंडक्शन। तुम्हारा मोबाइल बेटा कंडक्शन मेथड से ही चार्ज होता है। क्लियर आया? समझ में आ गया? चलो भाई आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए मेरे बच्चे। अगली चीज हम लोग समझने जा रहे हैं आवेश की क्वांटम प्रकृति। ध्यान से समझिएगा,
अब आपको जो बताने जा रहा हूं बेटा, आवेश की क्वांटम प्रकृति। अभी तक तो मैं आवेश का बेस बना रहा था। बेस का मतलब बेटा, जब कोई घर बनता है तो पहले नींव बनाई जाती है, बेसमेंट बनता है ना, तो वही बेसमेंट हम बना रहे थे। अब हम जहां से शुरू कर रहे हैं मेरे बच्चे, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आवेश की क्वांटम प्रकृति से बनते हैं। क्वांटम प्रकृति, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ध्यान समझिएगा बेटा। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम लोग मूल आवेश कहते हैं। किसी भी वस्तु में न्यूनतम संभाविता, क्या बोल रहा हूं, है ना किसी भी वस्तु में न्यूनतम संभव आवेश की मात्रा को हम लोग मूल आवेश कहते हैं। और वो आवेश होता है बच्चे इलेक्ट्रॉन का आवेश, वो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्लियर है? बताइए, समझ में मेरी बात आ रही ना भाई? मैं क्या कह रहा हूं, देखिए जैसे कोई बेटा ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, आप बताओ, अरे तुम तो ऑब्जेक्ट बहुत खतरनाक बन जाते हो, ऑब्जेक्ट थोड़े बड़े हो जाओ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, दो कंडीशन संभव है, या तो इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, या तो इलेक्ट्रॉन बेटा इसमें आएंगे, या तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। दो ही चीज पॉसिबल है बेटा, या तो जाएंगे या तो आएंगे। जाएंगे लिख दें, जाएंगे, है ना। अब देखो, किसी दूसरी वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीन आएंगे, चार आएंगे, पांच आएंगे। कभी ऐसा हो सकता है कि 4.5 इलेक्ट्रॉन आए, 4.25 इलेक्ट्रॉन आए बेटा? ऐसा कभी हो सकता है कि 4.25 या 5.25 इलेक्ट्रॉन आए? क्या ये नंबर पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन बेटा 5 आएंगे या 6 आएंगे या 7 आएंगे या 8 आएंगे या 9 आएंगे, पूर्ण संख्या में आएंगे। कभी भी बेटा ये ऐसे नहीं आएंगे। 4.5, 4.25, 6.25, ये बदतमीजी है बेटा। इलेक्ट्रॉन की संख्या सदैव एक पूर्ण संख्या होगी, कभी भी ऐसी नहीं हो सकती है। जाने वाली भी कंडीशन ऐसी है भाई, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे, 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, 4 निकलेगा, कभी 4.25 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ऐसा थोड़े कि आधा इलेक्ट्रॉन लटक के अंदर, इसी के अंदर रह जाएगा। ऐसा थोड़े ना बेटा कि इसके भीतर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन में थोड़ा इलेक्ट्रॉन निपुट जाएगा, बाकी इलेक्ट्रॉन बच जाएगा ऐसे नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण संख्या में निकलते हैं। और वस्तु के अंदर बेटा जो आवेश आता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही आता है, मैंने पहले बता दिया। 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋण आवेश होगा, 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश होगा, है ना। तो इसीलिए बेटा कहा जाता है कि किसी भी वस्तु में जो आवेश का मान होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश यानी मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, 4 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर पूर्ण गुणज होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या सदैव एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, इसे ही हम बेटा आवेश का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बोलते हैं। क्लियर है मेरे बच्चे? कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अच्छा, इसी बेस पर बेटा हम किसी वस्तु में आवेश की गणना करना सीखते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर मैंने जो अभी आपको बताया, हमारे पास बेटा एक ऑब्जेक्ट है, मान लो जिसका आवेश Q है, जिसका आवेश Q है। अब बताओ, अगर इस वस्तु में यदि वस्तु में ठीक है एक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो, एक इलेक्ट्रॉन की बेटा कमी या अधिकता हो, तो इसका आवेश Q जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। Q जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, यानी Q बराबर होगा 1e। अगर मेरे बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है,
कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो बताओ Q बराबर जो होगा, जो इसका आवेश Q का मान होगा वो 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होगा। इसी प्रकार से मेरे बच्चे अगर हम लोग आगे बढ़ते चलें, यदि वस्तु में n इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, n इलेक्ट्रॉनों की बेटा कमी या अधिकता है, n इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है, तो पूर्ण संख्या होगा, n का मान पूर्ण संख्या होगा। और E क्या है मेरे भाई, यहां पर E जो है ये मूल आवेश है। मूल आवेश का मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन का आवेश। किसका आवेश बच्चों? इलेक्ट्रॉन का आवेश, ध्यान दीजिएगा। और जिसका मान जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। बच्चे इसका मान फिक्स है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, ये फिक्स है, इतना ही रहेगा। बताओ यहां तक सारी चीजें बेटा आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ा जाए, क्लियर है? यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलो भाई आगे चलते हैं मेरे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? चलो अब हम लोग इसी पर आधारित बेटा कुछ सवाल कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी चालक पर आवेश की गणना पर आधारित हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। बेटा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास सवाल है कि किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। n का जो मान है बेटा वो कितना है बताओ? 500। चालक पर आवेश का मान तथा प्रकृति बताओ, आवेश कितना होगा और कैसा होगा? तो Q का मान बेटा आपको बताना है। चूंकि बच्चों हम जानते हैं Q बराबर फॉर्मूला है NE, Q बराबर फॉर्मूला है NE। बताओ Q बराबर n का मान है 500 और E का मान 1.6 10⁻⁻19। अब भाई इसको हम लिखेंगे 16 पंचे 80, 2 जीरो लगा देंगे बेटा, एक अंक के बाद दशमलव 10⁻⁻19। तो Q बराबर आ जाएगा 8.0, दशमलव को मैंने यहां से यहां ले लिया, 10⁻2 निकलेगा और 2 से 19 घटाओगे तो 10⁻⁻17 कूलाम। बेटा ये जो आया है ये आवेश का मान आया है, गुणा भाग किया है बेटा, इसमें तुम्हें जहां ना समझ में आए अपने से भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज और पूछा, आवेश के मान तथा प्रकृति का मान बताओ। प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति का मतलब बेटा वो आवेश किस प्रकार का आवेश होगा, धन आवेश होगा या ऋण आवेश होगा? तो मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, अधिकता है, अधिकता का मतलब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कहीं से आए हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन आए हैं। इलेक्ट्रॉन आने से सदैव बेटा कैसा आवेश होता है? सदैव ऋण आवेश होता है, ध्यान दीजिएगा। तो वस्तु पर कैसा आवेश होगा भाई? ऋण आवेश होगा। 8.0 10⁻17 कूलाम का ऋण आवेश होगा वस्तु के अंदर। ठीक है जी, समझ में इतनी बातें बेटा आप सभी को आ गई होंगी, क्लियर है? चलो आगे बढ़ा जाए। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल है, हीलियम परमाणु के नाभिक में आवेश का मान एवं प्रकृति बताओ। हालांकि ये सवाल बहुत अलग है, जो अभी हमने पढ़ा उस हिसाब से नहीं, पर कोई दिक्कत नहीं बेटा। हीलियम परमाणु जो होता है, हीलियम परमाणु 2He4 होता है। यह है हीलियम परमाणु। ये क्या है? हीलियम परमाणु है। इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं इसके नाभिक की बात कर रहा हूं, इसके नाभिक की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इसके नाभिक में प्यारे बच्चों 2 प्रोटॉन हैं और प्लस 2 न्यूट्रॉन हैं। अब बताओ मेरे भाई, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का जो आवेश होगा वही इसके परमाणु के नाभिक में आवेश होगा। क्लियर है? न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं है, प्रोटॉन पर आवेश उतना ही होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। प्रोटॉन पर बेटा उतना ही आवेश होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है।
बताओ, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश, इलेक्ट्रॉन पर भी इतना, प्रोटॉन पर भी इतना, दो पर कितना, दो से गुणा, तो Q बराबर 1.6 गुणते तू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतने कूलाम का आवेश हो जाएगा बेटा। नाभिक पर आवेश है, नाभिक पर हमेशा ध्यान दीजिएगा धन आवेश होता है, नाभिक पर हमेशा धन आवेश होता है। क्लियर है मेरे बच्चे? कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए भाई, आगे बढ़ा जाए। चलो, हाँ जी, एक सवाल है बेटा जिसे कि ज्यादातर बालक जब भी कभी लगाते हैं तो इसे गलत कर देते हैं। इस सवाल में गलती होना लाजमी है। क्यों लाजमी है मैं ये भी बताऊंगा। आपसे कह रहा है एक कूलाम के धन आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होंगे, एक कूलाम के धन आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी, आपसे पूछा है। मेरे बच्चे Q बराबर बताओ फॉर्मूला, सॉरी आवेश का मान जो है वो एक कूलाम है, ठीक है, और कैसा आवेश है, धन आवेश है। कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे या ज्यादा होंगे, तो यहां से ये बात क्लियर हो जाती। धन आवेश कब आता है बताइए, धन आवेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से धन आवेश आता है। निकल जाने का मतलब हुआ बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, निकल जाने का मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये क्लियर है। अब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना है Q बराबर NE। Q का मान 1 कूलाम, N का मान निकालना है, E का मान 1.6 10⁻⁻19। आप भी बेटा इस सवाल को ऐसे ही हल करोगे। N बराबर आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। दशमलव हटाओगे, दशमलव हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, N बराबर आप लिखोगे 10/16, 10 की घात -19 से ऊपर जाएगा +19। अब आपके मन में आएगा कि भाई भाग नहीं दे पा रहे हैं, एक जीरो इनसे ले लेते हैं। चलिए सब की तरह हमने एक जीरो ले लिया, 100/16 गुणते 10 की घाते 19, 18, एक कम हो गया ना, 18 पावर, 16 छक्का 96, 16 4 जीरो हो गया, 16 दूनी 32, 8 जीरो 16 पंचे 80। N बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 इंटू 10 की पावर बेटा 18। यहां तक लिख करके आप सोचते हो सवाल आपने लगा लिया, आप नेतागिरी में कराते हो। गलत है आंसर, यही तो फिजिक्स है बेटा, ये आंसर गलत है। क्यों गलत है इस पर चर्चा करते, सुनिए। अभी अभी बेटा हमने आपको बताया, अभी अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा मेरे बच्चे एक पूर्ण संख्या होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा एक क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है बेटा। 6.25 से आप क्या सेंस बनाते हो, 6.25 हो ही नहीं सकता। तो इसे हम सीधे सीधे 625 गुणते 10 की घाते, 2 जीरो बेटा इनसे ले लिए हैं 16। ये जो आंसर हम लिखेंगे ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में? तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। लास्ट के 2 मिनट बेटा मैं आपके कमेंट देख लूं, क्योंकि आज की क्लास में मैं खुद खो गया और आपके कमेंट नहीं पढ़ पाया। यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये मेरे पहले लाइव क्लास है बेटा, बस पढ़ते रहो मन लगा के। आपको फिजिक्स की ओरिजिनल दुनिया दिखानी बाकी है, बहुत प्यारी फिजिक्स है। और फिजिक्स को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हो, डीप में पढ़ना चाहते हो, और ऐसा पढ़ना चाहते हो कि बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन की औकात ही ना हो कि तुम्हें ना आए, है ना, ऐसा पढ़ना चाहते हो तो बेटा क्वालिटी पे भरोसा करो, पढ़ाई करो, ठीक है। बाकी क्लासेस आती रहेंगी। अगला जो हम लेक्चर लेके आएंगे उस पर हम केवल और केवल कूलाम के नियम की चर्चा करेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि शुरुआत का जब बेस हमारा मजबूत होगा तो आगे की बेटा सारी क्लासेस हमें बहुत आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है। न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे। क्लास 11th के जो बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, अगर आपके छोटे भाई बहन 11th के हों
तो उन्हें बता दीजिएगा। क्लास 11th के लिए बेटा हमारा एक अलग चैनल है, यूपी बोर्ड क्लास 11th विद्याकुल, जिस पर क्लास 11th की बेटा पूरी रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी और वो टॉप क्वालिटी कंटेंट देने वाले हैं जो कि बेटा 11th क्लास के बच्चों के लिए कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। मिलते हैं बेटा फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल।